नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात अपना बजट। जी हां, शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। 1 घंटे 26 मिनट के बजट भाषण में फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। शिवराज सरकार ने इस बजट में जहां युवा, व्यापारी, महिलाएं, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार पर फोकस रखा, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई नियंत्रण पर जोर दिया गया। बीजेपी ने बजट की तारीफ की है, लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस बजट को लोक लुभावना बजट बताया है। तो सरकार के मंगल बजट पर देखिए ये रिपोर्ट। शिवराज सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। पेपरलेस इस बजट में पूरी तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक देखने को मिली। पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बीजेपी सरकार के कामकाज की जानकारी दी और फिर आगामी साल में होने वाले विकास कार्यों का खाका पेश किया। वित्त मंत्री ने इस साल में न तो किसी प्रकार का कर लगाया और न ही किसी पुराने कर में बढ़ोतरी की। साथ ही 1 साल में 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती किए जाने की भी बात कही। देवड़ा ने प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाने, गांव से बच्चों को स्कूल लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया, तो घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट बढ़ाया गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही भोपाल में पुलिस अस्पताल बनने और हर जिले में महिला थाना खोलने की बात भी वित्त मंत्री ने कही है। वित्त मंत्री ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए इस बार का बजट 2,40,000 करोड़ रुपए दिया है। पूरे जनता के हित का और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को सामने रख कर के यह बजट रखा गया। मुझे लगता है कि इस बजट से संतोष है लोगों को। इसमें जो कुछ प्रावधान हमने किए हैं, बहुत गरीब से गरीब लोगों के लिए हमने प्रावधान किए हैं। हमने मेडिकल कॉलेज के मामले में प्रावधान किए, स्कूलों के बारे में सीएम राइजिंग स्कूल के बारे में, स्कूल खोलने के बारे में बात हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी योजनाएं इसमें ली हैं और बजट जनहितैषी बजट। वित्त मंत्री के इस बजट की खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट मध्य प्रदेश को प्रगति पथ पर ले जाएगा। मध्य प्रदेश तेज गति से आत्मनिर्भरता के मार्ग की तरफ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प सितंबर 2020 में ही लिया गया था। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का निर्माण किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को झूठ का पुलिंदा, दिशाहीन, निराशाजनक और सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल बताया है। कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद थी कि बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता को राहत प्रदान करने के लिए वैट में सरकार कमी करेगी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करनी पड़ेगी, इसलिए सीएम राइज स्कूल जैसे सुझाव हमारे पास आए और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस बार हमने तय किया, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हर घर को पीने का पानी, शुद्ध पेयजल गांव में भी नल से मिले, टैप वाटर से मिले। और इस बजट के बारे में अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है, जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच करेगा। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर, 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 ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, अब तो खाने का तेल, रसोई का तेल भी गया, उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कहा, कह देते कि हम वैट इतना कम कर देंगे। जवाब में कहते हैं कि हमारी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, वैट बढ़ाया। हाँ, हमने बढ़ाया था, हमने छुटपुट बढ़ाया था, पर उससे भाव नहीं बढ़े थे, उससे भाव नहीं बढ़े थे। ये बात हमें याद रखनी है। ये वैट और सेल टैक्स मैकेनिज्म जो है, इसको कैसे कैलिबर किया जाए ताकि भाव ना बढ़े। शिवराज सरकार ने इस बजट में बेरोजगारी दूर करने, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने पर ज्यादा जोर दिया है। तो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की योजना भी तैयार की गई है। हालांकि कांग्रेस और कमलनाथ इस बजट को लोक लुभावना और छलावा करार दे रही है, लेकिन आम आदमी के लिए राहत की बात तो यही है कि इस बजट से कुछ महंगा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश का बजट पेश होने के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आम जनता से लेकर व्यापारी तक बजट आने के बाद खुश नजर आए। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें कुछ नहीं है, लोक लुभावना है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष जनता के मंच पर अपनी बात सही से रख नहीं पा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बजट को विपक्ष जो कह रहा है कि झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, लेकिन ये बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि उसमें क्या क्या झूठा, दिशाहीन और निराशाजनक तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि बजट किस दिशा में जा रहा है। इसमें निराशा करने वाली क्या बात है, क्यों निराश हो भला हम? चलिए, तो निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, या फिर ये देखें कि बजट में जिन जिन चीज़ों को लेकर बात की गई है, चाहे वो मेडिकल के बारे में बात हो, चाहे वो शिक्षा के बारे में बात हो, चाहे वो विकास के बारे में बात हो, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं, उनसे और भी जानेंगे। मेडिकल क्षेत्र को सौगात वैभव, उसके अलावा भी हम देख रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार का ऐलान है इसको लेकर, और विकास के लिए भी अरबों रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पर फोकस, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, स्व सहायता समूहों पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है कि झूठ का पुलिंदा है? झूठ कहाँ है? निराशाजनक है, दिशाहीन है, तो कौन सी दिशा, कौन सी बात पर निराश हो जाए हम? विपक्ष है, शायद विपक्ष का काम ही यही होता है कि हर चीज़ में कमियां देखना। कुछ सस्ता नहीं हुआ तो कुछ महंगा नहीं हुआ, कोई नया टैक्स नहीं लगाया तो किसी टैक्स को कम नहीं किया। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं, और जनता और इसके साथ ही विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा था कि कम से कम जनहित में टैक्स में कटौती की जाए ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। लेकिन सरकार ने इस टैक्स में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की है। अब हम इस बजट की बात करते हैं। 2,41,375 करोड़ रुपए का ये बजट है। 50,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है, जो कि जीडीपी का 4.5% है। मतलब जो आप कमा रहे हैं वो आप सैलरीज में दे रहे हैं, वो आप तनख्वाह में बांट रहे हैं, पेंशन में बांट रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश की जनता को क्या नसीब हुआ? जो नसीब हुआ उसकी बात कर लेते हैं। 9 मेडिकल नए कॉलेज खोले जाएंगे, इसमें 7 केंद्र सरकार की मदद से खोले जाएंगे, तो 3 राज्य सरकार की मदद से खोले जाएंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 24,911 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 9,793 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तो कोशिश की गई है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। टैबलेट की मदद से विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ा और कई तरह के शेर और शायरी का इस्तेमाल करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना से निपटने की कोशिशें भी की गई हैं। आर्थिक मोर्चे पर मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, उस स्थिति को ठीक करते हुए मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाना था। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जा रही थी लगातार पिछले कई दिनों से कि बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक देखने को भी मिलेगी। झलक देखने को तो मिली, लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं थीं, जो जनता मांग कर रही थी कि कम से कम महंगाई से उन्हें राहत मिले, वो राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में की जनता पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वैसे ही है, तो ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त करेगी ताकि जो टैक्स है, ये जो हम ब्याज देते हैं
चूँकि घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जहाँ से हमने कर्ज लिया उसको हम चुकाएंगे कैसे, उसका ब्याज कैसे चुकाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इसके लिए कहा गया था कि जनता का बजट है और जनता के द्वारा जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों की मदद से इस बजट को तैयार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से घाटा देखने को मिला, जिस तरीके से, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़रूर कहा कि ये सबके लिए सबका बजट है, हर वर्ग को उसमें साधने की कोशिश की गई, लेकिन जो कोशिशें लगी थी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि महिलाओं के लिए भी कोशिश की जाएगी, हालांकि थाने खोलने की भी बात भी की गई है, पुलिस के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात भी की गई, तो बातें तो बहुत सारी की गई हैं, लेकिन जो पहले पुरानी बातें थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, तो फिर जो नई बातें हुई हैं वो कब पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, ये सही आपने कहा कि रेवेन्यू के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि आप ये जो खर्चे की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पैसा लगाएंगे, तो वो आएगा कहाँ से। इसको लेकर शायद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मीडिया की तरफ से भी इस तरह के सवाल जगदीश देवड़ा साहब से पूछे गए थे, जिसके बाद उन्होंने शायद जवाब अपने सहयोगियों के पास ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वहाँ से कुछ निकल कर मिला वैभव? कोशिश ज़रूर की थी मीडिया कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पूछ सकें जगदीश देवड़ा से कि आपने जो बताया है कि रेवेन्यू प्राप्त होगा, घाटे को हम कम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे। अटल प्रोग्रेस वे की बात की गई, नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात की गई, जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में दोनों ही चीज़ों का उल्लेख किया, लेकिन जो दस्तावेज आए उसमें कहीं किसी तरह की राशि का उल्लेख नहीं किया गया। जो सबसे पहला सवाल यही था कि बजट में आपने बात की कि अटल प्रोग्रेस वे बनाया जाएगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, तो उसके राशि का बैकअप क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब PWD विभाग जिनको ये पूरा काम पूरा करना है, जब आप उनका दस्तावेज देखेंगे पुस्तकालय में जो कि मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा कि बैकअप कितना है और किस राशि को किस मद में खर्च किया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल था वो यही सवाल था कि मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन 80% जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो सैलरीज़ में खर्च हो जाता है, वो पेंशन में खर्च हो जाता है, तो बाकी जो राशि बच रही है, जिस तरह से हमने कोरोना देखा, कोरोना के चलते मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो बदहाल हुई ही, लेकिन साथ ही जिस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई, फ्रंटलाइन वर्कर को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई, लेकिन अब जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग हैं, अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें कोरोना वैक्सीन के लिए पैसा खर्च करना होगा। सीनियर सिटीज़न की मदद की बात की जाती, दूसरी ओर सीनियर सिटीजन से ही पैसा ले रहे हैं, तो आप एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से उनको देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है इस बजट के माध्यम से उन गैस पीड़ित विधवाओं के लिए जो कि अपने गुजर बसर के लिए परेशान होती है, उनको जो पेंशन रुक गई थी कमलनाथ सरकार के दौरान, अब उनको वो पेंशन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। तो सवाल बहुत सारे थे जिनके जवाब जगदीश देवड़ा जी के पास नहीं थे। यही कारण है कि जो जवाब वित्त विभाग के अधिकारियों ने दिए कि आप कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी। नल जल योजना की बात की गई कि 9,000 करोड़ 5,000 करोड़ की लागत से 9,000 नल जल योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये काम पूरा कब तक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बार का जो बजट आता है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाओं को लेकर घोषणाएं की जाती हैं, जब उनको ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो बजट लैप्स हो गया। तो आखिरकार लापरवाही किसकी है, गलती किसकी है कि बजट के दौरान जो घोषणा की गई वो घोषणा क्यों पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल, सवाल तो ये भी कि अब तक जो आपने कहा वो कहाँ तक पूरा हुआ। हालांकि चूंकि ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का बजट पहला बजट है, तो जाहिर है उस वक्त की बातें भी यहाँ पूछी जानी चाहिए जो 15 महीने में कही गई थी, क्योंकि अब जो आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ साहब उसमें कि दिशाहीन है, निराशाजनक है, कुछ नहीं से कुछ सही, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोविड एरा में हमने देखा कि किस तरह से पेंडेमिक एरा में हमने देखा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी, और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए तमाम चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ना था। ये सच है कि हमने भी इस पूरे दौरान देखा कि राजस्व कहीं से बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा था। शराब एक ऐसा सोर्स था जहाँ से सरकार को राजस्व मिल रहा था, और लगातार जो हम देख रहे थे कि पेट्रोल डीजल जो बढ़ा उसके बाद दूसरी चीज़ों में वृद्धि हुई, वहाँ पे भी उनको थामना था। जैसे कि हम बस संचालकों की बात कर लें, ऑपरेटर्स की बात कर लें, जो उन्हें भी किस तरह से प्रेशराइज किया कि आप किराया बढ़ाइए, मजबूरी सरकार की 3 साल से नहीं बढ़ा, अब उन्हें ध्यान देना पड़ा। तो हाँ, महंगाई तो है, लेकिन
कोई और नया बोझ नहीं डाला है, क्योंकि हम ये भी समझ रहे हैं जो राजस्व आपने भी बताया वैभव कि जो राजस्व सरकार के पास आता है उसमें से 80% तो आप सैलरीज और पेंशन में दे देते हैं, उसके बाद भी विकास की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं से तो कोई सोर्स होगा सरकार के पास, अन्यथा उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में उन्हें भी जवाबदेही लेनी है। अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझा जाए तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है वो ज़मीन बेचकर, शराब बेचकर, इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर जो वैट टैक्स लगाया जाता है, इसके साथ ही जो अन्य प्रकार के टैक्सेस होते हैं उससे सरकार की आय होती है। हम गुजरात की तर्ज पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इसलिए जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ बंदरगाह नहीं है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश हर बार रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में पिछड़ता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद मध्य प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन टूरिज्म के बहुत सारे लोकेशंस हैं, उनको डेवलप करके टूरिस्ट को मगर अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो शायद मध्य प्रदेश के राजस्व को लेकर एक बहुत अच्छा प्रयास हो, क्योंकि वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर के बाद दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है टूरिज्म, जहाँ पर रेवेन्यू भी प्राप्त होता है, लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। अब सरकार के सामने चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी और सरकार चूँकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लंबे समय से है, इस बीच केवल कुछ समय के लिए ही कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो इन चुनौतियों से अब तक पार क्यों नहीं पाया गया? कमी कहाँ रह गई? सरकार आपकी थी, लोग आपके थे, नेता आपके थे, विधायक आपके थे और बजट भी आपके द्वारा बनाया गया। तो जो कमियां हैं उसके पीछे कारण क्या है? जो चुनौतियों को पार पाना है उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? क्योंकि आप हर चीज़ के लिए विपक्ष को दोषी नहीं करार कर दे सकते, क्योंकि 15 महीने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार रही, उससे पहले और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल वैभव, ये सच है कि वर्तमान में बीजेपी की है और 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है। 15 महीने जो कांग्रेस आई उस वक्त उन्होंने जो कोशिशें की, जैसे पुजारियों को मानदेय देना, ये भी कांग्रेस की सरकार के समय पर किया गया था। ऐसी कई छोटी बड़ी बातें जैसे बीजेपी ने भी कंटिन्यू किया है। शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, मैं लौटती हूँ आपके पास। शशिकांत साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शशिकांत साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद, नमस्कार। शशिकांत सर, आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश का जो बजट आया है, जिसको कांग्रेस ने कहा कि निराशाजनक है, दिशाहीन है और भी कई तरह की बातें, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स निकल कर आए कि उन्होंने उद्योग जगत को लेकर भी अपनी बात रखी है, पर्यटन पर फोकस किया है, मेडिकल क्षेत्र, विकास के भी कुछ पॉइंट्स हैं, शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, कृषि को लेकर अगर हम बात करें। हाँ, आम जनता जो सोच रही थी कि उसे महंगाई की मार से बचाने की तरफ कोई कदम होगा, उसके बारे में जरूर कुछ बात नहीं हुई। नहीं, अभी राज्यों के जो बजट आ रहे हैं ना, उनको टैक्स लगाने की पावर नहीं है। 2 साल से जब से जीएसटी आया ना, तो बजट में जो कुछ है वो डिपेंडेंसी केंद्र सरकार से आने वाले पैसे पर है। वो केंद्र सरकार के पास जीएसटी में शॉर्टफॉल है, पहले से कम पैसा आ रहा है, तो इसलिए सारे राज्यों में अभी जो बजट बन रहे हैं वो एक तरह से ग्रांट एंड एड जैसा बजट है। राज्य की अपनी इनकम 22% बढ़ाने की बात की है, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय जो कोरोना और धंधे की अभी मंदी चल रही पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए इतना रेवेन्यू आएगा नहीं जी। तो अनुमान जो है वो फिर रिवाइज करने पड़ते हैं, सरकार रिवाइज करेगी, तो प्रोविजनिंग करना और रियलाइज करने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। 22% एक टारगेट, बड़ा टारगेट है। नॉर्मली टारगेट एक बार कभी 17-18% हुआ है और ये दिक्कतें आती रहती हैं फिर। तो इसलिए बजट में प्रोविजनिंग अच्छी है। जैसे गेहूं उपार्जन के लिए केवल 2000 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि संस्थाएं लोन लेंगी, पर क्या बैंक उनको लोन देंगी, नहीं देंगी, उनकी बैलेंस शीट क्या है, कैसी है, ये सब बातें अभी मतलब एनालिसिस आगे पता चलेगा अप्रैल के महीने में कि क्या होगा जी। नहीं खरीदा गया गेहूं उनका मंडियों में, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? अभी किसानों की समस्या तो सबसे बड़ी चल रही है ना। जो फौरी समस्या है उस सामने आने वाली अप्रैल के महीने में वो किसानों की है। तो अभी बजट में लिखा है कि उसको खरीदने के लिए हमने 24,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, पर अभी प्रोविजन 2000 करोड़ का है। तो ये क्या है क्या नहीं है, आगे केंद्र पैसा देगा नहीं देगा, वो लोन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, एफसीआई और सॉरी एफसीआई तो नहीं, फूड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन और मार्केट जी, ये 2 संस्थाओं को खरीदना है। तो जैसे आप हाउसिंग फॉर ऑल है, फसल बीमा योजना है, तो इनकी पेमेंट कहाँ से होंगे, ये प्रोविजनिंग सब सरकार को बतानी पड़ेगी आगे चल के। फिर आप देखें बजट में डेटा में 50% जो भी आपका रेवेन्यू रिसीव्ड है वो पेंशन, ब्याज और सैलरी में चला जाता है, तो बाकी 50% में आपको सब खर्च चलाने हैं,
बिजली का बिल भी देना है आपको, किसानों का भी देना है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। तो टफ टास्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्थिति अभी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है कोरोना के कारण। तो अभी तो अगर कोरोना सेटल हो गया, कुछ नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हो गया जी। या कोरोना अपने आप खत्म हो गया, तो स्थितियां अच्छी बन जाएंगी। नहीं हुआ तो हो सकता है और बिगड़ जाए, कह नहीं सकते हैं अभी। जी सर, एक सवाल जो कमलनाथ जी ने रखा बजट को लेकर, तो कही उन्होंने जो बात कही, लेकिन उन्होंने कहा उनके समय पर भी वैट बढ़ाया था और उस वक्त लेकिन महंगाई नहीं बढ़ी थी, कुछ इस तरह से उन्होंने उसको मैनेज किया था। तो ये मैनेजमेंट किस तरह का आप देखते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसी सोच विचार के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस तरह से उस वैट को मैनेज किया कि उस वक्त महंगाई नहीं बढ़ी? अब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आपने महंगाई बढ़ा दी। नहीं, क्या है, कमलनाथ जी ने क्या कहा वो मैंने नहीं सुना है जी। लेकिन कमलनाथ जी का भी बजट कोई बहुत अच्छा बजट नहीं था जी। उस समय भी। आर्थिक परिस्थितियां कमोवेश ऐसी ही थी, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दरअसल क्या है, जब से जीएसटी आया तब से राज्यों के पास पावर नहीं है टैक्स लगाने की, केवल वो पेट्रोल पे वैट लगाते हैं और थोड़ा सा एक्साइज मिलता है उनको। तो अब जैसे बीजेपी का एक एजेंडा है कि हम शराब बंद करेंगे, शराब बंद करेंगे तो जो पैसा आता है उसके एवज में आप कहाँ से लाएंगे, ये एक समस्या है। दूसरा, आप वैट कम करेंगे तो जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास दूसरी इनकम क्या है जी। इन पर कोई चर्चा, कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार, कुछ मैंने होते नहीं सुना कभी कुछ हो रहा हो कि हम नए सोर्स कहाँ से लाएं। तो ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है या किसी के कहने से या आरोप लगाने से या इल्जाम लगाने से नहीं है। इस समय सब संकट में, सभी लोग, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, उसको आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए बहुत इंक्लूसिवनेस की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, जो सोचें विचारें कि युवाओं के लिए, क्योंकि युवा तो रोज आ रहे हैं ना, हर साल नए युवा आ जाते हैं, तो उन युवाओं को रोजगार कहाँ से देंगे? और जो रिटायर हो रहे हैं उनका सोशल सिक्योरिटी कैसे होगा? जो लोग एजेड होते जा रहे हैं ना, उनको भी तो सुरक्षा चाहिए ना, सामाजिक सुरक्षा। महिलाओं के लिए कुछ चाहिए है, बच्चों के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, बहुत सारे समस्याएं हैं। देश बहुत बड़ा है, प्रदेश भी बड़ा है, तो आरोप प्रत्यारोप से कोई हल नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल। हल ये है कि आप कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाएं और इंक्लूसिवनेस ले, सबको शामिल करके पूछें कि क्या किया जाए। वो आज की जरूरत है, आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय महामारी फैली हुई है, उसको नहीं मालूम है कि महामारी को कौन सी पार्टी का शासन। बिल्कुल सर। ठीक है ना? बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे कि जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर ये इस पूरे बजट पर फोकस करने की बात कही गई कि आप उसको ऐसे ही देखिए, वो झलक आपको दिखती है इसमें? नहीं, आत्मनिर्भर तो राज्य नहीं है तो फिर बजट कैसे? आत्मनिर्भर जब राज्य खुद के अपने खुद के स्रोत जो है ना आय के जी, वो तैयार करे और इकोनॉमिक एक्टिविटी तैयार करे। आपका चैनल क्या आत्मनिर्भर है? नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ना। मेरा अखबार क्या आत्मनिर्भर है? डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो जब डिपेंडेंसी एक दूसरे पर है तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आत्मनिर्भर ठीक है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ स्कीम, कुछ ये जैसे जल जीवन मिशन है, अटल कृषि ज्योति योजना है, समग्र शिक्षा अभियान है, आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, नहर और आपका उससे संबंधित निर्माण कार्य है, हाउसिंग फॉर ऑल, ये तो पुरानी स्कीम्स हैं, सब जो की तो है वो सबकी सब। प्रधानमंत्री फसल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन रोपण निधि, एनडीपी से वित्त पोषण, निर्माण भारत अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी की सारी योजनाएं तो पहले से चल रही हैं। इसमें आत्मनिर्भरता जैसी नई चीज में क्या है, कुछ बताना पड़ेगा ना। उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा, हो सकता है आगे सरकार कुछ बताए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वैभव गुप्ता हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वैभव शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सवाल वही कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लगातार बात की गई, लेकिन उसको लेकर रोड मैप क्या रहा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। रेवेन्यू को लेकर बात की गई कि आप इतना सब अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू आएगा कहाँ से? क्योंकि जितना राजस्व है उसका आधा तो सैलरी बांटने में, पेंशन देने में ही निकल जाता है। और जो बेरोजगारी को लेकर बात की जा रही थी, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए क्या तैयारी है आपकी, क्या योजनाएं हैं? शशिकांत जी जुड़े, उन्होंने कहा कि इन तमाम योजनाओं को आप टटोलें तो ये तो पहले से ही चल रही हैं, इसमें नया क्या है? तो सरकार को चाहिए कि राजस्व के बारे में प्रबंध करें और ऐसी कुछ कोशिशें हों कि मध्य प्रदेश में बाहर से कुछ हम लेकर आ सकें, अपने ही जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारी धरोहरें हैं या हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं। हम देखते हैं कि हमारे सीमा से जुड़े हुए, मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़े हुए जो राज्य हैं
बाहर से लोग आते हैं वहां तक, लेकिन मध्य प्रदेश तक जुड़ी हुई उन्हीं सीमा से जुड़े हुए जिलों तक जहां पर पर्यटन है वहां नहीं पहुंचते। वो भी वजहें हैं जिसकी वजह से हम वो प्रॉपर राजस्व नहीं जुटा पा रहे, वो प्रॉपर रेवेन्यू नहीं जुटा पा रहे हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि तमाम योजनाएं, लेकिन बावजूद उसके आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे। आज यही बात हुई, लेकिन फिर भी हमने देखा कि शिक्षा के बारे में सरकार ने सोचा, सरकार ने कृषि के बारे में सोच रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस पैंडेमिक एरा में जो है अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की थी, उस पर भी सरकार ने विचार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की कोशिश थी, सड़कों की बात हुई तो सड़कों के बारे में भी सरकार ने सोचा है। पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके इस कोविड काल के समय पर हम देखें कि कैसे हम इस बजट को अच्छे से अच्छा ला सकें और जनता की उम्मीदों पर खरे उतर सकें। तो जनता की जो अपनी चाहत थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हाँ, कोशिश कि मध्य प्रदेश आगे बढ़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।